अगर आप साउथ एशिया से वेस्टर्न एशिया की तरफ आएं तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल साथ एक रीजन है जिसे द लेवेंट कहते हैं। लेवेंट पिछले कई सालों से वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वॉर्स की वजह से दुनिया का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, चाहे वो सीरिया और लेबनान की सिविल वॉर हो या फिर इसराइल पैलेस्टाइन इशू। इसराइल और पैलेस्टाइन इशू के बारे में सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये इशू हजारों साल से चल रहा है और इस इशू की असल वजह रिलीजन है। मतलब ये लड़ाई असल में इस्लाम और जुडाइज्म के बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसराइल पैलेस्टाइन का ये सारा इशू आज से सिर्फ 125 साल पहले 19th सेंचुरी के शुरू में मेडिटेरेनियन सी के साथ इस छोटे से एरिया में शुरू हुआ जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसी एरिया को आज इसराइल और पैलेस्टाइन कहते हैं। उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज बहुत ही अमन और शांति के साथ रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि लेवेंट का ये रीजन हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमाम बड़ी सुपर पावर्स ने हमेशा से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, चाहे वो असीरियंस हो, बेबीलोनियंस हो, पर्शियंस हो, रोमन्स हो, इस्लामिक अरब कैलिफेट हो, क्रूसेडर्स हो, अयूबी डायनेस्टी हो या फिर फाइनली ऑटोमन एम्पायर जिसने वर्ल्ड वॉर 1 की हार तक इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में रखा। सदियों की इन लड़ाइयों के बावजूद इस एरिया में रहने वाले लोगों के बीच आपस में कभी भी कोई बहुत ज्यादा टसल नहीं रही और आपस में इनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे। इस एरिया में रहने वाले मेजॉरिटी लोग अरब थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, मगर उनका कल्चर, ड्रेस और खाना पीना बाकी अरब कल्चर से डिफरेंट था और इसीलिए ये लोग अपने आप को अशाब अल फलस्तीनी मतलब द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन कहते थे और इस सारे एरिया को फलस्तीन या पैलेस्टाइन कहा जाता था। 20th सेंचुरी के शुरू में इन फलस्तीनियों में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी पैदा हो चुकी थी। वो अब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट हो जिसको सिर्फ अरब्स कंट्रोल करते हो। उसी टाइम इधर यूरोप में बहुत से ज्यूज एक मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे जिसका नाम था जायनिज्म। जायनिज्म के मुताबिक जुडाइज्म कोई रिलीजन नहीं बल्कि एक नेशनैलिटी का नाम है, जिसका मतलब ये था कि ज्यूज का अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, क्योंकि सदियों से उनके साथ स्पेशली यूरोप और रशिया में जो कुछ हुआ था उससे बचाव का एक ही रास्ता था कि उनका एक अपना कंट्री हो जहां वो आजादी के साथ रह सके। और इस कंट्री के लिए पैलेस्टाइन से बेहतर और कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ज्यूज के लिए जेरूसलम द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस है। जिस तरह मुस्लिम्स के लिए मक्का में काबा है, ज्यूज के लिए जेरूसलम है। जिस तरह सब मुस्लिम्स को काबा की डायरेक्शन में ही नमाज पढ़ना होती है, वैसे ही ज्यूज को जेरूसलम के फर्स्ट टेंपल की डायरेक्शन में वर्शिप करना होता है। एक और वजह ये भी है कि ये एरिया ज्यूज के अकॉर्डिंग द प्रॉमिस्ड लैंड है जो खुदा ने प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसराइलियों के रहने के लिए प्रॉमिस किया था। खैर, जहां अरब्स और जायनिस्ट इस एरिया में अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए एक्टिव हो रहे थे, वहां एक और प्लेयर इस सारी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और वो प्लेयर था ब्रिटेन। ब्रिटिश एम्पायर यूरोप से इंडिया तक के अपने इस सारे ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और ऑटोमन एम्पायर के होते हुए ये काफी मुश्किल काम था। दूसरा, ब्रिटेन ये जानता था कि एशिया पर मुकम्मल कंट्रोल रखने के लिए उसे इस मिडिल ईस्ट के खित्ते पर भी अपना कंट्रोल रखना होगा और इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, फिर 1839 में यमन, 1861 में बहरेन और फिर 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किया और इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ब्रिटेन के लिए सिर्फ ये एरियाज रुकावट थे, क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे और इन्हीं एरियाज के अरब्स ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट थे। इन्हीं सेंटिमेंट्स को यूज करते हुए ब्रिटेन ने अरब्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि अगर अरब्स ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटेन का साथ दिया तो वो उनकी एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनाने में भरपूर मदद करेगा। दूसरी ही तरफ ब्रिटेन ने जायनिस्ट्स के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो ज्यूज को पैलेस्टाइन में आबाद करने के लिए उनकी भरपूर सपोर्ट करेगा। इसी तरह ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में अरब्स और जायनिस्ट्स दोनों की सपोर्ट हासिल कर ली और वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर को जबरदस्त शिकस्त हुई। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर ने सारे मिडिल ईस्ट के नए बॉर्डर्स डिसाइड किए और फिर 1922 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग पैलेस्टाइन को ब्रिटेन के कंट्रोल में दे दिया गया और पैलेस्टीनियन अरब्स के रेजिस्ट करने के बावजूद ज्यूज को पैलेस्टाइन में आने का ग्रीन सिग्नल दे दिया।
1922 से 1926 के दरमियान करीबन 75,000 ज्यूज पैलेस्टाइन आए और इस इमिग्रेशन के नतीजे में पैलेस्टाइन में अरब्स और ज्यूज के बीच वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए। ये वायलेंस इतना बढ़ गया कि 1930 में ब्रिटेन ने ज्यूइश इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी और ज्यूज ने इसके रिस्पॉन्स में एक आर्म्ड ग्रुप बनाया जिसका नाम था एट्जल या हेब्रियो में इरगुन। इरगुन दरअसल ज्यूइश पैरामिलिट्री ग्रुप हगाना का ही एक ऑफशूट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। इरगुन ने लोकल अरब्स और इवन ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे भी अटैक शुरू कर दिए और हालात खराब होते गए। इसी दौरान जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हो गया, जिसके बाद दुनिया की सिंपैथीज ज्यूज के साथ हो गई और बहुत ज्यादा ज्यूज यूरोप से भागकर पैलेस्टाइन आने लगे। अब पैलेस्टाइन के डेमोग्राफिक्स बदलना शुरू हो रहे थे और नतीजतन पैलेस्टीनियन अरब्स और ज्यूज के बीच वायलेंस शिद्दत पकड़ गया। इस वायलेंस को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में पार्टीशन प्लान प्रपोज किया, जिसमें पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये ब्लू एरिया को इसराइल का नाम दिया गया जहां पर ज्यूज रहेंगे और ये ग्रीन एरिया को पैलेस्टाइन का नाम दिया गया जो अरब्स के कंट्रोल में होगा, जबकि जेरूसलम को एक स्पेशल इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में दे दिया गया बिकॉज मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियंस तीनों के लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूज ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, मगर सारी अरब स्टेट्स ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके नजदीक पैलेस्टीनियंस से आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद 62% एरिया ज्यूज को दिया गया था और दूसरी तरफ डबल पॉपुलेशन होने के बावजूद पैलेस्टीनियंस को सिर्फ 38% जमीन दी गई थी। 1948 में इसराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और इसकी रिटेलिएशन में अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर अटैक कर दिया। इसराइल ये वॉर जीत गया और उसने पैलेस्टाइन को अलॉट किए गए एरियाज पर भी कब्जा कर लिया। गजा और वेस्ट बैंक के अलावा ये सारा एरिया अब इसराइल के कंट्रोल में चला गया था। अगले 20 साल में करीबन 7 लाख पैलेस्टीनियंस अपनी जान बचाने के लिए अपने घर और प्रॉपर्टी को छोड़कर लेबनान और दूसरे पड़ोसी कंट्रीज में चले गए। 1960s तक इसराइल और अरब स्टेट्स के बीच रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। इस सारे अरसे में पैलेस्टीनियंस और इसराइली ज्यूज के बीच गुरिल्ला फाइट्स होती रहती थी। फिर मई 1967 में इजिप्ट ने तीरान स्ट्रेट बंद कर दिया, जिसके जवाब में इसराइल ने 5 जून को एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक करके इजिप्ट की 90% एयर फोर्स को तबाह कर दिया और साथ ही में जॉर्डन और सीरिया पर भी अटैक कर दिया, जिसके बाद इन सब अरब कंट्रीज और इसराइल में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। 6 दिन जारी रहने वाली ये वॉर इसराइल जीत गया और उसने गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, गजा और इवन सिनाई पर भी कब्जा कर लिया। अब करीबन सारा पैलेस्टाइन इसराइल के कंट्रोल में आ चुका था। इस वॉर के 6 साल बाद ही 6 अक्टूबर 1973 को इन अरब स्टेट्स और इसराइल के दरमियान एक और वॉर शुरू हो गई, जब इन अरब कंट्रीज ने ज्यूज के होली दिन योम किपुर पर इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया। इस दफा इजिप्शियन फोर्सेस सुएज कैनाल क्रॉस करके इधर तक पहुंच गई, जबकि सीरियन आर्मी इसराइल के डिफेंस को तोड़ते हुए गोलान हाइट्स तक पहुंच गई। इसराइली आर्मी इस दफा एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उसने अमेरिका से हेल्प मांग ली। अभी अमेरिका से असिस्टेंस आ ही रही थी कि इसराइल ने इजिप्शियन आर्मी पर एयर स्ट्राइक्स करके सुएज कैनाल को क्लियर करवा लिया और दूसरी तरफ गोलान हाइट्स पर भी सीरियन आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया। वॉर शुरू होने के 20 दिन बाद यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन करके सीज फायर करवा दिया। ये वॉर सारी दुनिया के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हुई थी। सऊदी अरब और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज ने इसराइल को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छी खासी इम्पैक्ट हुई थी। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कोशिशें शुरू हो गईं कि किसी भी तरह इन कंट्रीज में पीस हो जाए। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में फिर 1978 में इजिप्ट और इसराइल ने पीस ट्रीटी साइन कर ली, जिसे कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। इस ट्रीटी के नतीजे में इसराइल ने सिनाई का एरिया इजिप्ट को वापस कर दिया और दोनों कंट्रीज में बरसों से जारी लड़ाई रुक गई। लेकिन ये एग्रीमेंट अरब वर्ल्ड के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल था और इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन करने वाले इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात को 3 साल बाद ही असैसिनेट कर दिया गया, क्योंकि कुछ अरब्स के ख्याल में अनवर सादात ने ये एग्रीमेंट करके पैलेस्टीनियन कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसराइल अब भी पैलेस्टाइन के सारे एरिया को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये इशू अब अरब इसराइल के बजाय सिर्फ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था, क्योंकि बाकी सभी अरब कंट्रीज ने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, सिवाय एक ग्रुप के, और इस ग्रुप का नाम था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट फॉर्म
फॉर्म में PLO। जैसे ज्यूज ने 1930s में आर्म्ड स्ट्रगल के लिए हगाना बनाई थी, वैसे ही पैलेस्टीनियंस ने अपने डिफेंस के लिए 1960s में एक आर्म्ड ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा PLO। PLO ने इसराइल के साथ किसी भी पीस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया बिकॉज वो इसराइलियों को एक कब्जा माफिया के तौर पर देखते थे। उनके और इसराइलियों के दरमियान अगले चंद साल तक लड़ाई चलती रही, मगर दूसरी की तरफ इस सारे अरसे में बहुत बड़ी तादाद में ज्यूज पैलेस्टाइन आकर वेस्ट बैंक और गजा में आबाद हो रहे थे और पैलेस्टीनियंस की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। और यही फ्रस्ट्रेशन बाहर आई 1987 में, जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक ट्रक ने एक पैलेस्टीनियन फैमिली की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उन चारों पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई। पैलेस्टीनियंस ने इसराइल को ब्लेम किया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, मगर इस एक्सीडेंट के बाद हंगामे फूट पड़े। पैलेस्टीनियंस और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के दरमियान एक बहुत ही वायलेंट लड़ाई शुरू हो गई जो अगले 6 साल जारी रही। इस लड़ाई में करीबन 1200 पैलेस्टीनियंस जान से गए, जिनमें से 500 17 साल से कम उम्र के बचे थे, जबकि दूसरी तरफ 160 के करीब इसराइली मारे गए। इस सारी लड़ाई को द फर्स्ट इंतिफादा कहा जाता है। यही वो लड़ाई थी जिसमें इसराइली आर्मी को काउंटर करने के लिए पैलेस्टीनियंस ने एक और मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसे आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ PLO के लीडर्स अब ये समझना शुरू हो गए थे कि इस लड़ाई को हर सूरत रोकना होगा, क्योंकि दोनों साइड से मासूम सिविलियंस मारे जा रहे थे। PLO ने 1993 में इसराइल के साथ पीस ट्रीटीज साइन की, जिन्हें ओस्लो अकॉर्ड्स कहते हैं। इन ट्रीटीज के नतीजे में PLO ने इसराइल के बॉर्डर्स को एक्सेप्ट कर लिया और इसराइल ने बदले में पैलेस्टीनियन एरियाज को दोबारा पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में दे दिया, मगर इस ट्रीटी को दोनों साइड्स के हार्ड लाइन ग्रुप्स ने रिजेक्ट कर दिया। हमास के मुताबिक PLO एक बहुत ही सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जो इसराइल के साथ इस सारे पैलेस्टाइन कॉज का सौदा कर रही थी। हमास किसी भी सूरत पुराने फलस्तीन के स्टांस से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। हमास ने इस पीस प्रोसेस को रोकने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग्स शुरू कर दी। दूसरी तरफ इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप काख ने भी इस पीस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया और पीस ट्रीटी साइन करने वाले इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन को 1993 में काख के एक मेंबर ने गोली मारकर असैसिनेट कर दिया, जिसके बाद से ये सारा पीस प्रोसेस दोबारा से खटाई में पड़ गया। इन पीस टॉक्स के फेल होने की सजा एक बार फिर इनोसेंट सिविलियंस को भुगतना पड़ी। 2000 से 2005 के बीच इजरायली फोर्सेस और पैलेस्टीनियंस के दरमियान शदीद वायलेंस हुआ, जिसमें 3000 पैलेस्टीनियंस और करीबन 1000 इजरायली ज्यूज मारे गए। इस पीरियड को सेकंड इंतिफादा कहते हैं और इसने पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को एक नई एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया। इसराइलियों को अब ये लगता था कि पैलेस्टीनियंस शायद पीस चाहते ही नहीं और ना वो इसराइल के बॉर्डर्स को कभी एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए उन्होंने पैलेस्टीनियंस को इसराइल और वेस्ट बैंक में आने से रोकने के लिए गजा स्ट्रिप पर चेक पॉइंट्स और वॉल्स बनाना शुरू कर दी। इसराइल ने पैलेस्टीनियंस पर एरेस के थ्रू इसराइल आने या वेस्ट बैंक जाने पर टोटल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसी दौरान 2006 में हमास पैलेस्टाइन में इलेक्शंस जीतकर गजा का कंट्रोल PLO से ले चुकी थी। हमास के पावर में आने के बाद इसराइल के पास इस सारे एरिया को सील ऑफ करने की जैसे जस्टिफिकेशन आ गई। गजा के अंदर और बाहर हर तरह की मूवमेंट, चाहे वो इंसानों की हो या चीजों की, वो इसराइल की परमिशन से होने लगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए इजिप्ट ने भी गजा के साथ अपने बॉर्डर सील कर दिए। गजा के पैलेस्टीनियंस के लिए जैसे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। 2016 में जब ह्यूमन राइट्स वॉच कमीशन के मेंबर्स ने गजा विजिट किया तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन डिक्लेयर किया। पैलेस्टीनियंस गजा में बिल्कुल ट्रैप हो चुके थे और इसने उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की आग को मजीद भड़का दिया था। गजा में 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% था और UN के अकॉर्डिंग 81% पॉपुलेशन शदीद गरीबी का शिकार है। ऐसे में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर रॉकेट से अटैक कर दिया और उसके बाद वो कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसराइल ने हमास के अटैक का बदला सिर्फ हमास से नहीं बल्कि गजा में रहने वाले हर इंसान से लिया है। हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब फेंके गए, स्कूल्स को टारगेट किया गया, पूरे शहर का पानी बंद कर दिया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इस वक्त गजा लिटरली एक खंडर बन चुका है एंड ऑन टॉप ऑफ दिस इस छोटी सी पट्टी को पूरी तरह चोक करने के लिए अब अमेरिका और UK के समुद्री जहाज इधर गजा की कोस्ट लाइन पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जिस तरह UK और अमेरिका इसराइल की मदद कर रहे हैं तो अरब कंट्रीज क्यों नहीं करते? इसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह है हमास। हमास को सबसे ज्यादा ईरान बैक कर रहा है जो कि एक
शिया मुस्लिम कंट्री है, जिसकी वजह से सारे सुन्नी मुस्लिम अरब कंट्रीज उसको सपोर्ट करने से कतराते हैं। और दूसरा, हमास की बहुत ही हार्ड लाइन अप्रोच है। वो इसराइल से किसी भी किस्म की बातचीत या एग्रीमेंट नहीं चाहता। वो पूरे पैलेस्टाइन को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। वो किसी सूरत भी इसराइल पैलेस्टाइन बॉर्डर्स को नहीं मानता और इसी हार्ड लाइन अप्रोच की वजह से कई अरब कंट्रीज खुलकर हमास को बैक नहीं करते। दूसरी रीजन ये है कि अरब कंट्रीज पहले भी मिलकर इसराइल पर अटैक कर चुके हैं, मगर इसमें उन्हें 2 दफा डिफीट हुई थी और इसीलिए वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए और इकोनॉमिक रियलिटीज को समझते हुए दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते। तीसरी वजह यह है कि अरब कंट्रीज समझते हैं कि पैलेस्टाइन इशू उनके पैरों की जंजीर बन चुका है। हमास का नेगोशिएशन के लिए ना मानना पड़ोस के अरब कंट्रीज के लिए बहुत सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिमिट कर रहा है और इसीलिए वो अब इस इशू को लेकर सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की हद तक ही रहना चाहते हैं। इसीलिए वर्बल प्रॉमिसेस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा आपको अरब कंट्रीज कुछ करते नजर नहीं आएंगे। ऐसे में हमास का इसराइल पर अटैक करना, अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल मिलिट्री पर अटैक करना, जबकि पता था कि उसे हमेशा की तरह बाकी अरब कंट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, बहुत ही स्ट्रेंज है। और जवाब में इसराइल जिस तरह के हथियार इस्तेमाल करके मासूम बच्चों और लोगों के साथ जो कर रहा है वो अनबिलीवेबल है। हमास को ये बात समझनी होगी कि इसराइल जितनी मिलिट्री पावर हासिल किए बगैर सिर्फ मिसाइल अटैक्स करके वो इसराइल को शिकस्त नहीं दे सकता। उन मिसाइल्स के जवाब में जितने हजार मासूम पैलेस्टीनियंस का खून इसराइल ने बहाया है, उसके बचाव के लिए क्या हमास ने कोई तैयारी की थी? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें शय देने वाले हमेशा की तरह उनके पीछे नहीं आएंगे? और दूसरी तरफ अगर इसराइल ये समझ रहा है कि इस तरह कारपेट बॉम्बिंग करके मासूम बच्चों और लोगों को बेदर्दी से मारकर वो पैलेस्टीनियंस की आइडियोलॉजी को कुचल देगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है उसकी। किसी भी आइडियोलॉजी को ताकत से नहीं कुचला जा सकता। चंद लोगों की सजा हजारों लोगों को नहीं दी जा सकती, बिकॉज आइडियोलॉजी को आप कभी भी पावर से नहीं कुचल सकते। अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक, सबकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। दोनों तरफ के मासूम लोग इस आग की भेंट चढ़ रहे हैं और हम सबको रंग, नस्ल और नेशनैलिटी से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए आवाज उठानी चाहिए। याद रखें, हम बहुत सी वीडियोस में आपको ये बताते आए हैं कि वॉर एक बिजनेस है और जिन फैमिलीज और कंपनीज का प्रॉफिट इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो इस आग को कभी नहीं बुझने देंगी। मासूम लोग इमोशनली ब्रेन वॉश होकर इस आग का हिस्सा बनते रहेंगे। इनोसेंट लोगों का खून बहता रहेगा और चंद लोगों का बिजनेस चलता रहेगा। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था और हो सकता है कि आप हमारी रिसर्च और एक्सप्लेनेशन से एग्री ना करें, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में फैक्ट्स और हिस्ट्री को एज इट इज रख कर प्रेजेंट किया जाए ताकि इस इशू के रूट कॉज तक पहुंचा जा सके। द ग्रेट ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए जो 1922 में किया था, उसके नताइज दुनिया आज भी भुगत रही है। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि हजारों इंसानी जानें बचाने का है, चाहे वो पैलेस्टीनियन सिटीजन्स की हो या इसराइली सिटीजन्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।